देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता एक बार फिर से हाजिर हैं उस खास बुलेटिन को लेकर जिसमें दिन भर की तमाम अहम खबरों को शामिल करने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि आप बाखबर रहें और अगर कोई अपडेट छूट गया है तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें। बिल्कुल, तो चलिए सीधे खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाबले की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस मुकाबले के शुरू होने में अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच की, जो कि शाम 7 बजे पुणे में खेला जाएगा। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में पहला T20 जीतने के बाद टीम इंडिया आज ही सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। आज नजरें शुभमन गिल के पावर प्ले में प्रदर्शन पर भी टिकी होंगी, जो तेजी से रन जुटाकर सलामी बल्लेबाज के रूप में अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे। वहीं भारतीय यंग ब्रिगेड में शामिल हुए शिवमन माविम से प्रशंसकों को फिर शानदार प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद होगी। इनके अलावा दीपक हुड्डा से फिर करिश्मे की आस होगी। खुद कप्तान हार्दिक चाहेंगे कि वो अपने प्रदर्शन से एक नजीर पेश करे, जैसा कि उन्होंने मुंबई T20 में किया था। टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच से पहले टीम में एक बदलाव भी किया है। आज के मैच में संजू सैमसन चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाएंगे। उन्हें पहले T20 मैच में कैच लेने के दौरान घुटने में चोट लग गई थी। इस सीरीज में भारतीय टीम ने आगाज शानदार किया है, जीत के साथ आगाज किया है। टीम इंडिया के फैंस को जीत का तोहफा दिया है नए साल के मौके पर, जिसे वो आगे भी बरकरार रखना चाहेगी। हार्दिक की सेना नए जोश के साथ पुणे पहुंची है। वो दूसरे मैच में उन खामियों को सुधारना चाहेगी जो पहले मुकाबले के दौरान उजागर हुई हैं। हालांकि इस वक्त दबाव श्रीलंकाई टीम पर है, जो भारत के खिलाफ पहला मैच गंवा चुकी है। 3 मैचों की ये T20 सीरीज है। आपको बताएं कि अगर टीम इंडिया आज का मैच जीत लेती है तो सीरीज में वो अजय बढ़त बना लेगी, यानी सीरीज टीम इंडिया के खाते में चली जाएगी। और क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं हॉकी की। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहां इसका रंग जमने लगा है। इस बीच दूसरे देशों की टीमों के खिलाड़ी ओडिशा पहुंचने शुरू हो गए हैं। हॉलैंड और चिली की टीम विश्व कप के लिए भुवनेश्वर पहुंच गई। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हॉकी वर्ल्ड कप इसी महीने की 13 तारीख से शुरू होगा। भारतीय हॉकी टीम ने 47 साल से वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार वो कर रही है। आखिरी बार 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में टीम इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इसके बाद टीम इंडिया को इस ग्लोबल इवेंट में कभी भी कोई ट्रॉफी उठाने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए प्रशंसक तो प्रशंसक, लेकिन ये टीम भी चाहेगी, भारतीय टीम चाहेगी कि 47 साल का सूखा खत्म हो और इस बार ये वर्ल्ड कप हमारे नाम आए, हमारे हाथ में आए। चलिए देश की बाकी खबरों के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करेंगे, जहां सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं लोग। सड़कों पर गुस्साए लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा आपको दिखेगा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ इस कदर गुस्सा भरा हुआ है कि करीब करीब हर आम इंसान सड़क पर उतर आया है। सरकार के काले कानूनों का लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जमीन हथियाने और भारी टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का यह 8वां दिन है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग गैर कानूनी लीज, गैर कानूनी टैक्स, गेहूं की किल्लत, बिजली बिल में बढ़ोतरी से बेहद परेशान हैं। उनका जीना मुहाल हो गया है और ऊपर से उन पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ यहां के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की माली हालत काफी खराब है। उसे अपना रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए भी दूसरों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। पिछले दिनों जब पाकिस्तानी सरकार IMF गई थी तो उन्होंने कहा था कि बिजली सुधारों को आपको लागू करना होगा, जो सब्सिडी का सिलसिला लंबा सिलसिला चला आ रहा है उसे खत्म करना होगा और तभी आपकी मदद की जा सकती है। ऐसे में सरकार ने बिजली में टैक्स की बढ़ोतरी की थी, सरचार्ज का इजाफा किया था और उसके बाद से ही लोगों में इस पूरे हालात को लेकर काफी रोष है, जिसकी एक तस्वीर ये आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं, देश की और खबरों का रुख कर लेते हैं। तकनीक की बात करेंगे। देश कितनी प्रगति कर रहा है और आधुनिक प्रौद्योगिकी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसकी एक मिसाल राजस्थान के पाली में देखने को मिली है। पाली में राष्ट्रीय जम्बूरी प्रदर्शनी में एक ऐसा रोबोट पेश किया गया जो हाथ में गुलदस्ता लेकर घूमता है और लोगों का स्वागत करता है।
खास बात इसमें यह है कि ये रोबोट एआई टेक्नोलॉजी के सहारे काम करता है। इस रोबोट को रेस्टोरेंट, होटल जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका निर्माण जयपुर की एक कंपनी ने किया है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये सर्विस रोबोट है जो दफ्तरों में भी एमटीएस के रूप में काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल हैदराबाद समेत कई शहरों में शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि आने वाला जो समय है वो ड्रोन, रोबोट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसी तरह के नए देखिए ड्रोन भी आपको यहां पर नजर आएंगे। तो ये कमाल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की कंपनी ने इस अनोखे रोबोट को बनाया है और बताया है कि ये रोबोट खास करके सर्विस रोबोट है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ आप रेस्टोरेंट में कर पाएंगे बल्कि ऑफिस में भी आप कर पाएंगे। और बाकायदा इसे दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है कि ये रोबोट किस किस तरह का काम कर सकता है। इससे मैन पावर की भी कमी होगी, मतलब कमी भी होगी, और साथ ही साथ इसमें ये होगा कि रोबोट के इस्तेमाल से कई ऐसे लोग जो कि इस तरह का काम करते थे उसके लिए आपको हायर बाकायदा लोगों को करना पड़ता था, अब ये 24/7 रखे जा सकेंगे और इनसे काम करवाया जा सकेगा। और बढ़ेंगे आगे, जहां इन दिनों श्रद्धा का सैलाब आपको उमड़ पड़ा है, वो जगह लिए चलते हैं। राजस्थान में सीकर जिले के बौद्धाम में आस्था और श्रद्धा की अपार बयार यहां बह रही है। यहां के नाथजी आश्रम के पीठाधीश रतिनाथ महाराज के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने अब तक करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के अलावा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, असम, गुवाहाटी, बेंगलुरु और सूरत सहित तमाम इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। यहां बाबा जी के समाधि पूजन के बाद 1000 से ज्यादा साधु संतों का सम्मान किया गया। इससे पहले आश्रम परिसर में रात्रि जागरण हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक लखवीर सिंह लखा, संत दिनेश गिरी, आकाश नाथ महाराज, शिवनाथ महाराज समेत स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में श्रद्धालु भक्ति भाव से डटे रहे। रुख करते हैं अगली खबर का। संगम नगरी प्रयागराज में कल से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां संगम क्षेत्र में साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए टेंट नगरी बस चुकी है। माघ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण माने जाने वाले कल्पवास की शुरुआत भी कल यानी पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हो जाएगी। इसके लिए कल्पवासियों का माघ मेले में आना शुरू हो गया है। माघ मेले में लाखों कल्पवासी आकर यहां की रेती में तंबुओं के बने शहर में 1 महीने के लिए अपना आशियाना बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। कल्पवासी यहां गंगा मैया की रेती में दिन भर पूजा पाठ में लगे रहेंगे और 2 वक्त नहाकर एक ही वक्त खाना खाएंगे। कल्पवास की परंपरा विशेष पौराणिक महत्व के कारण केवल प्रयाग में ही है, जिसकी वजह से पौष पूर्णिमा से 1 महीने के लिए लाखों कल्पवासी संगम तट पर यहां पर बस जाते हैं। इस बार भी संगम क्षेत्र में कल्पवासियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में विशेष करके अगर आप देखेंगे तो आपको टेंट का ये पूरा शहर, एक छोटा सा शहर बसा हुआ नजर आएगा। और माघ मेले में विशेष तौर पर इस बार कोशिश की गई है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, तो उसकी भी प्रशासन पूरी तरह से देखरेख कर रहा है और लोगों को विकल्प दे रहा है कि प्लास्टिक के अलावा और वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि प्लास्टिक का कचरा कम से कम माघ मेले में ना हो। और मणिपुर की राजधानी इंफाल में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव गंड नगाई की रंगारंग शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के पहले दिन धार्मिक आयोजन किए गए, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी लोक नृत्य और लोक कलाकारों का अभिनय यहां पर देखने को मिलेगा। गंड नगई जोलियो गोंग नागाओं का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। आपको बता दें कि मणिपुर में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं उनमें से एक प्रमुख उत्सव ये भी है, और ये जो उत्सव का आयोजन हुआ है ये 5 दिन तक चलेगा। ये त्योहार लोगों के बीच शांति, मित्रता और क्षमा का संदेश फैलाता है। इस उत्सव के अगले 4 दिन आम त्योहार, नृत्य और उपहारों की प्रस्तुतियों से जुड़े होंगे। आपको बता दें कि फसल कटाई के बाद यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। अपनी फसल का एक हिस्सा ईश्वर को अर्पित करने के बाद लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहे और वो लोग, तमाम लोग खुश रहें। अगली खबर का रुख करते हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का आज
हवाई सर्वे किया। 262 किलोमीटर के 8 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 16,730 करोड़ की लागत आई है। इसके बनने के बाद बेंगलुरु और चेन्नई के बीच दूरी घट जाएगी और सफर में कम समय लगेगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु से चेन्नई एक्सप्रेसवे यानी कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। इससे लोगों को सफर में समय कम लगेगा, तो साथ ही साथ ईंधन की भी बचत होगी। एक्सप्रेसवे के निर्माण से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक और आंध्र के औद्योगिक केंद्रों को चेन्नई पोर्ट से जोड़ेगा। और इसका हवाई सर्वेक्षण करते हुए नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं। 262 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 8 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिससे कि खास करके व्यापारियों को यहां पर काफी मदद मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में कुलगाम के लोगों को नए पुल की सौगात जल्द मिलने वाली है। दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में कश्मीर के सबसे बड़े पुल का निर्माण आखिरी चरण में है। 400 मीटर लंबा ये पुल कुलगाम जिले में झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी वैशाधारा पर बनाया जा रहा है। इस पुल को अगले महीने लोगों की आवाजाही के लिए खोला जा सकता है। इंजीनियर्स और मजदूर लगातार इस पुल के निर्माण को पूरा करने के लिए काम में जुटे हुए हैं। पुल के बन जाने से इलाके के कई गांव के लोगों को सहूलियत होगी। पुल को बनाने में 32 करोड़ की लागत आई है। जम्मू कश्मीर जो कि इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है और बदलाव की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और बदलाव का एक पहलू विकास की रफ्तार भी है। विकास से जुड़े आधारभूत संरचना के काम हैं और इनको यहां पर पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और ये पुल उसकी एक सबसे ताजा मिसाल है। गोवा के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से विमानों की उड़ानें शुरू हो गई हैं। मोपा में बने मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह 8:34 पर पहले विमान की लैंडिंग हुई। दिल्ली और हैदराबाद से इंडिगो के विमान गोवा के नए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इंडिगो यहां से रोजाना 8 शहरों से 12 उड़ानें संचालित करेगी। आपको बता दें, गोवा में बने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2022 में किया था। इसका नाम पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। डाबोलिम के बाद ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है। गोवा में बता दें आपको, ये तो पूरे साल भर सैलानियों की आवाजाही लगी रहती है और इसके मद्देनजर भी ये दूसरा एयरपोर्ट काफी कारगर साबित यहां पर होगा, क्योंकि यहां से कई उड़ानें और भी यहां आ सकेंगी। न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां पर आ सकेगी। तो दूसरा एयरपोर्ट मनोहर एयरपोर्ट जो है वो यहां से शुरू हो चुका है। डाबोलिम के बाद ये दूसरा एयरपोर्ट है और आज पहली उड़ान 8:34 पर यहां पर शुरू हुई। गोवा का द सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमने इनॉग्रेट किया और उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज आज स्टार्ट हो गई, इसलिए मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से आने वाले पैसेंजर्स और टूरिस्ट सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का क्राउड आज यहाँ पे अवेलेबल है, इससे ज्यादा ही क्राउड हमेशा के लिए रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात गुजरात के वडोदरा की कर लेते हैं, जहां एशिया की सबसे बड़ी हेरिटेज कार शो का आयोजन हुआ। लक्ष्मी विलास पैलेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक विंटेज कार रैली यहां हुई है, जिसमें करीब 75 कार शामिल रही। इसमें 105 साल पुरानी फोर्ड कार भी शामिल रही है, जो कि 1917 की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परेड ग्राउंड में सभी कार प्रदर्शित की गई। लोगों ने यहां अस्टूरा 1930 की कैडिलैक V16, 1928 गार्डनर जैसी कारों का दीदार किया। यहां पर्यटकों ने रैली में शामिल कार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। जो विंटेज कार के शौकीन होते हैं अनंत, उनको देखिए, अब इनकी कार अगर आप देखेंगे, कहने को ये विंटेज कारें हैं, लेकिन इतनी चमचमाती ये कारें होती हैं और पूरी तरह से इसे दुरुस्त रखते हैं। यहां पर मेंटेनेंस के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि लास्ट कब मेंटेनेंस कराया, तो एक बार सोचना पड़ता है कि गाड़ी कब मेंटेनेंस के लिए हमने भेजी थी शोरूम में। लेकिन इनको देखिए, ये शौकीन होते हैं जो कारों के, जो विंटेज कार्स रखते हैं। देखिए, कहीं भी आपको एक स्क्रैच नजर नहीं आएगा और बाकायदा एकदम ऐसी कार आपको लगेगी सभी कि जैसे अभी अभी शोरूम से निकली हुई कारें हों, और ये बहुत टची भी होते हैं। जी, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि केवल ना ये कारें चमचमाती हैं, बल्कि जब ये सड़क पर फर्राटे भरती हैं तो जो नई नई कारें उनको भी पीछे छोड़ने में ये देरी नहीं करती और बहुत
रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ती हैं। इससे भी पता चलता है कि केवल बॉडी की ही मेंटेनेंस नहीं की जाती, बल्कि कार की जो मशीनरी है उसकी भी बड़े करीने से मेंटेनेंस की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कारपेंटर ने एक अनोखा म्यूजियम बनाया है। यहां लकड़ियों और पत्थरों को तराशकर बनाई गई चीजों को रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस कला के लिए गैर जरूरी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस म्यूजियम में 300 से ज्यादा कलाकृतियां संजोई गई है। इस म्यूजियम को बनाने वाले मुन्ना लाल कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। जो भी इस म्यूजियम को देखने आता है वो बेकार लकड़ियों और पत्थरों को तराश के बनाई गई आर्ट को देख दंग रह जाता है। देखिए, अगर एक बार में आप देखेंगे तो शायद आपको समझ ना आए कि दरअसल ये क्या है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन लकड़ियों के भी क्या मायने हैं। उसे तराशा गया है तो हर किसी, देखिए पत्थर पे कुछ कलाकृति की गई है, लेकिन वो भी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। तो ये बेकार पड़ी हुई लकड़ियों को भी देखिए किस तरह से म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये शुरुआत तो उस समय की है, और जब मैंने कोई शहर भी नहीं देखे थे, गांव कोई इस तरह के कलेक्शन भी कहीं नहीं देखे थे, तो ये तो गॉड गिफ्ट ही माने आप कि भगवान ईश्वरी कृपा है मेरे पास। इसका मेरे को पता नहीं था कि इसका क्या होगा आगे चल के। ये तो सब शहरों में आया, मैं शहरों में कलेक्शन किया, कभी किसी मीडिया की नजर पड़ी, तो ये धीरे धीरे ये लोगों की नजरों में आया। और अब बात करेंगे महिला शक्ति की। देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित और मजबूत है, ये संदेश देने के लिए आशा मालवीय भारत की यात्रा पर है। खास बात यह है कि वो साइकिल के जरिए यात्रा कर रही हैं। साइकिल से वो तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंची, जहां साइकिल के जरिए कभी तंग गलियों से गुजरी तो कभी समंदर किनारे लोगों को मोटिवेट करती नजर आई। रामेश्वरम में आशा जहां जहां गई, लोगों ने उनका स्वागत किया, उनकी इस मुहिम को सराहा, उनके हौसले की तारीफ की। आशा ने बताया कि उनकी इस साइकिल यात्रा का मकसद बेहद खास है। वो ये बताना चाहती हैं कि हिंदुस्तान महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आशा अपनी इस यात्रा में करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। गणतंत्र दिवस में भले ही अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां समारोह की शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड की रिहर्सल जारी है। कड़ाके की ठंड में दिल्ली में इंडिया गेट के पास जवान रिहर्सल कर रहे हैं। कोहरे की घनी चादर में इंडिया गेट और जो दिल्ली लिपटी है, उसके बावजूद जवान पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल में जुटते हैं हर रोज। आपको बता दें कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हिंद के जवानों का हुनर देखने को मिलेगा। ये सभी जवान कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते नजर आएंगे। बीते कई दिनों से सेना के बैंड और मार्चिंग दस्ते यहां पर अभ्यास में जुटे हुए हैं, जबकि तापमान गोते लगा रहा है। लगातार यहां पर दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, उसके बावजूद देखिए इनका जोश कहीं भी कम नहीं हुआ है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर ये जवान कितने उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं। और ये जो सिलसिला है, ये 26 जनवरी की परेड से चंद रोज पहले शुरू हो जाता है। हर रोज इस समय जब दिल्ली नींद के आगोश में होती है, कोहरे की चादर में लिपटी होती है, जब पारा लगातार लोगों की कपकपी छुड़ा रहा होता है, उस भीषण सर्दी के बीच शौर्य की परेड रिहर्सल के रूप में हर रोज लोगों को देखने को मिलती है। और अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें। भीषण ठंड में भी राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत शामली जिले के एलाम गांव से हुई। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड में राहुल तो खुद टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। उनके समर्थकों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश भी यात्रा में देखते ही बन रहा है। वो अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करते हुए भीषण ठंड में भी पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे यात्रा में राहुल गांधी के उनके टी शर्ट को लेकर भी काफी चर्चा हुई है कि इतनी ठंड है लेकिन उसके बावजूद वो टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर हालांकि सियासी गलियारों में भी चर्चा हो रही है, लेकिन वाकई ये देखने वाली बात है, जहां पर लगातार 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर मापा जा रहा है, उस बीच इस यात्रा में लोगों का जोश देखिए।
उत्तर भारत समेत आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। हाल ये है कि दिल्ली में पारा लगातार लुढ़क रहा है। दिल्ली में 3 डिग्री के नीचे तक तापमान जो है वो पहुंच चुका है, जिससे राजधानी में सीजन की अब तक की सबसे सर्द सुबह का एहसास हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग में आज 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, जबकि लोधी रोड पर तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तड़के ठंड और कोहरे का खासा असर देखने को मिला। तमाम इलाके घनी धुंध के आगोश में दिखे। इसके चलते विजिबिलिटी में भी खासी गिरावट आई। जाहिर है ये वक्त सावधानी बरतने का है। आपके सामने दिल्ली की 3 तस्वीरें मौजूद हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में किस कदर कोहरे का, सर्दी का साम्राज्य है, और ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली का मौसम यहां के लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम इलाके इसी तरह ठंड से ठिठुर रहे हैं। आलम यह है कि सुबह कोहरे के साथ लोगों की आंख खुलती है। गाड़ी चलाने वालों के लिए मौसम किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ता है और गाड़ी चलाने में खासी दिक्कतें होती हैं। भले ही दिन निकल आए, लेकिन कोहरा नहीं छटता है और इसकी वजह से दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ता है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान भी इनमें शामिल है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 3 दिनों से सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा 3 दिनों से माइनस में चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पारा माइनस में दर्ज किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज सुबह दिखाई दिया। शहर चारों ओर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ रहा। धुंध इतनी थी कि 10 मीटर की दूरी पर भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में इस सीजन में कोहरे का पहला ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जनवरी तक कोहरा छाया रहेगा। तो आज हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना